तो नमस्कार भाइयों, शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आज आपको बताने से पहले बता देता हूं, आगे पढ़ाने से पहले, कि आज जो है क्लास 10 का जो जितने भी मैथ्स का जो क्लास 10 का जो मैथ्स का जितने भी फॉर्मूले हैं एंड कॉन्सेप्ट है वो हम बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे फार्मूला में ही बताते बताते कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 1 से 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना आपको समय है लगभग। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए जब आप युद्धभूमि में उतरेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। और अगर हथियार ही नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर हार जाइएगा। तो इसलिए जिस तरह आपको मैथ में आपको फुल स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपका मजबूत होना चाहिए क्या, उसका फार्मूला। जब तक आपका फार्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं पकड़ होगा तब तक आप कैसे 100% स्कोर कीजिएगा। तो हम वही काम करेंगे आज जो है इस वीडियो में। आपको कंप्लीट फार्मूला जितना भी क्लास 10 का जितना भी फार्मूला है वो सारा हम बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और कोशिश कीजिए जिस तरह हम हाथ से लिखेंगे आप भी कोशिश कीजिए कॉपी में लिखने का। लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आपका माइंड में वो सर्कुलेट होते रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा से पकड़ रहेगा। तो शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर आपका स्वागत है। और क्लास 10 का जो फार्मूला बताने जा रहे हैं आप अच्छे से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी कीजिए ताकि दोस्तों को हेल्प हो सके, और लाइक कीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको चैप्टर वाइज फार्मूला कराएंगे। जैसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या रियल नंबर का, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे, आगे बताएंगे। तो जैसे कि दो संख्या का गुणनफल पूछा गया, जैसे हम ही तो फार्मूला कर रहे हैं, जब इसका क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे और किए भी हैं, फिर एक बार बता भी देंगे, लेकिन अभी थोड़ा फार्मूला बता रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए फार्मूला में समझने का। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे दो संख्या का गुणनफल होता है मॉस गुना लॉस, यानी मॉस और लॉस क्या है, महत्तम संवर्तक गुना लघुत्तम संवर्तक। अब देखिए कैसे, दो संख्या का गुणनफल, मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है हो गया, a और b। इसका गुणनफल क्या होगा, तो कहेंगे HCF गुना LCM। यही है, दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो HCF इंटू LCM होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य किसको बोलते हैं और भाजक किसको बोलते हैं। जैसे कि जब हम लोग भाज्य को भाजक से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, तो यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो मेरा शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल कहते हैं। तो देखिए अब हम इसको मान के समझा रहे हैं। जैसे भाज्य को हमने मान लिया a, उसको डिवाइड कर रहे b से, मेरा भागफल आया q और शेषफल बचा मेरा r। तो भाज्य क्या से फार्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आएगा। तो वही लिखे a बराबर जो है, a बराबर क्या होगा, BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r, वही लिखे हैं, ये आपको भी समझना होगा। उसके बाद प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, ये भी आप याद रखिए, हो सकता है आपको 1 मार्क्स से आ जाए। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग का। प्रथम एन सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ये होता है सम संख्या का। सम संख्या मतलब आप जानते हैं ऐसे संख्याएं जो 2 के पावर से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य, उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सब 2 से विभाज्य है, यानी ये क्या है, सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या, जो 2 का टेबल से विभाज्य ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। प्रथम एन विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो n² होता है। क्या होता है, n²। आपको वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी फार्मूला बन सकता है हमने बताया, और आशा करते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे।
दूसरा चैप्टर है जो बहुपद है। बहुपद से क्या है तो देखिए हमने लिख के थोड़ा बहुत रखा है ताकि आपको समय कम लगे, आपका समय कम खर्च हो और आप अच्छे से समझ जाएं। तो रेखिक बहुपद यानी जो लीनियर होगा उसका जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ax प्लस बी के रूप, यानी जिसका मैक्सिमम घात कितना हो? 1 हो। जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो। जैसे हम लोग बोलते हैं 6 का पावर 3, तो 3 क्या है? घात है। जैसे हम बोलेंगे ना 6 का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। तो जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, 1, तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद में आएगा। जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? 2 हो। मैक्सिमम घात क्या हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जिसका मैक्सिमम घात 3 हो, मैक्सिमम घात कितना हो? 3 हो, तो जिसका घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। जिसका आप देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, मतलब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से आप समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा किसका? द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा। फिर क्या द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला होता है, जो यू आकार का होता है। शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग जो करेंगे हम लोग, शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा। आप लोग चैप्टर बनाए होंगे तो समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा का। वहीं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर 3 वैल्यू आया तो इसको बोल देंगे डी बाई ए। क्या कहेंगे इसको? डी बाई ए। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो तीसरा चैप्टर में है 2 चरों वाले रेखिक समूह, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है और आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में। देखिए जैसे कि हमने पद मान लिया, जैसे समीकरण है a1x b1y प्लस c1, इस रूप में होगा पहला समीकरण। दूसरा क्या होगा? a2x b2y और c2 के रूप में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे इसका समीकरण दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में समीकरण दिया रहेगा। अब देखिए पहला जो वैल्यू जैसे इस तरह का रहेगा, हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए रहेगा जैसे इस तरह रहेगा, मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4, 5x प्लस 9y प्लस 8, मान लीजिए इस रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग कह देंगे a1 है, ये क्या है? b1 है, ये क्या है? c1 है। फिर नीचे उसी तरह ये क्या है? a2 है, b2 है और ये क्या है? c2 है। तो यही वैल्यू है। तो जब हमारा मान a1 बाई a2 करेंगे और b1 बाई b2 करेंगे, जब एक दूसरे के इक्वल में नहीं रहेगा, जैसे अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो हम कहेंगे कि 6/5 और ये है 8/9, तो क्या ये इक्वल है? तो बोलेंगे नहीं सर, ये तो नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल होगा, यानी बराबर नहीं है, तो इससे उसे क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। या फिर जो संगत होगा इसमें कह सकते हैं ये सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ केवल एक हल होंगे। क्या बोलेंगे? केवल एक हल होंगे। और ये प्रतिच्छेदी होंगे। क्या होंगे? प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। अविरोधी भी बोल सकते हैं। तो आप 3 चीज़ याद रखें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 अगर नॉट इक्वल हो तो इसको क्या कहेंगे? संगत, केवल एक हल हो, और क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। उसके बाद जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सब अगर इक्वल हो जाए, तीनों अगर इक्वल हो जाए, तीनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। और वो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती भी कहेंगे। और जब 2 वैल्यू सेम हो जाएगा, जैसे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 सेम है, लेकिन c1 बाई c2 सेम नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत। इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा, और ये समांतर होंगे। तो ये आप देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिर क्या है? द्विघात समीकरण। इसका जो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण, हम लोग चैप्टर 4 इन करके, चैप्टर 4 में क्या है देखिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इस रूप में होता है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। विविक्तर यानी डी का जो डी से डिनोट करते हैं विविक्तर को, विविक्तर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आपको समझ नहीं, जैसे आप डी का वैल्यू निकालिएगा मान लीजिए, और डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक है, ठीक है। डी का वैल्यू 0, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और अगर डी का मान 0 से छोटा है, अगर क्या मानेंगे, डी का मान अगर 0 से छोटा यानी माइनस में आ गया, तो फिर उसे क्या कहेंगे, मूल अवास्तविक होते हैं, क्या बोलेंगे, मूल अवास्तविक। और जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें दो वैल्यू निकालना पड़ता है, अल्फा और बीटा का, तो हम यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो इसे कहते हैं एक्स से भी कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, एक बार प्लस में डिनोट करेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, इस रूप में लिखेंगे। अब ऑप्शन हो सकता है आपका ऐसा भी दिया रहे, जैसे इसको इसी को दे देगा उठा के कि माइनस बी प्लस रूट डी, और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac बाई 2a, इस रूप में भी दे सकता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप क्या कीजिए, दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है ऑप्शन आपका किसी के रूप में दिया रह सकता है। अब क्या है, समांतर श्रेणी यानी एपी चैप्टर, एपी चैप्टर में जब यूनियन करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला जानना होगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का फॉर्मूला होता है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से आपको डी का भी एक फॉर्मूला जानना होगा, जो एपी का कंडीशन रहता है, हम लोग क्या करते हैं, डी के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 मतलब आपका डी निकल जाएगा। डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग कहेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी डी, सार्वअंतर माने डी। और प्रथम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पद को डिनोट करते या तो a1 बोलिए या a बोलिए। फिर दूसरा पद जो आता है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, a2 से। इसी तरह तीसरा पद a3, चौथा a4, इस तरह करके आपको आगे बढ़ना है। जब अंतिम पद दिए हो तो एसन का फॉर्मूला क्या, मान लीजिए अंतिम पद दे दिया क्वेश्चन में गिवन है, तो अंतिम पद देने रहने से हम लोग एसन का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस an। एसन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an होता है। और an को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ से एसन का ये भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, एसन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l के रूप में भी लिख सकते हैं। अंतिम पद से जब हम nवां पद ज्ञात करेंगे तो a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो इस तरह फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपको छठा चैप्टर आपको मिलेगा वो त्रिभुज होगा। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा साथियों कि इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है। देखिए इसमें त्रिभुज के बारे में आपको अलग अलग त्रिभुज के बारे में जानने को मिलेगा, आपको जानना चाहिए तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। जैसे कि अगर हम बात करें कि समरूप आकृति किसको बोलते हैं, तो ऐसा त्रिभुज, मान लीजिए हम दो त्रिभुज को लेते हैं, अगर उनका आकार में समान, अगर आकार उनका समान तो हम क्या कहेंगे, उसको समरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, इस त्रिभुज का मान लीजिए ABC, और इसी की तरह और एक त्रिभुज ले लीजिए जैसे PQR, तो हम क्या बोलेंगे, इनका आकार क्या है, समान है, जो दिखने में क्या है, समान है, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप, क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। और सर्वागसम किसको बोलते हैं, तो सर्वागसम हम बोलेंगे जब दो आकृति आकार में भी तो समान होगा ही, और साथ ही साथ इसका जो माप होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो जब दो आकृति आकार में और माप दोनों में समान हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वागसम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज ले लिए ABC और एक त्रिभुज ले लिए PQR, तो यहाँ पर जब क्या होगा, दिखने में तो समान ही, इनका आकार तो समान है, दोनों आकार, और साथ ही साथ क्या है, इसका जो माप है ये भी क्या है, समान है, इसका
इसका माप मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5। तो इस तरह जब आकार और आकृति दोनों क्या होगा, समान होगा, आकार और माप दोनों समान होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वागसम बोलेंगे। तो जब समरूप को, जैसे पहला वाला त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी की बात, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। जब बात सर्वागसम का आएगा तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी की बात। तो आप देख रहे हैं कैसे लिखने का तरीका कैसा हो सकता है। ये जो हम वैल्यू अपने से माने हैं, आप लोग वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये समझाने के लिए बताया था। अब आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम किसको होते हैं, तो कोई भी समकोण त्रिभुज अगर हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आपका जवाब होगा कर्ण किसे करेंगे, तो कर्ण हम बोल देंगे किसको, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री। ये वैल्यू हमने क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। इसका वैल्यू ये, इसको क्या मान लिया, लंब होता है, और इसको क्या मान लिया, आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम उसे कहेंगे जिसमें कर्ण का वर्ग, यानी अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, यानी ये जो है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स का पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिर्फ अगर हम कर्ण का वैल्यू निकालें तो सिर्फ अगर कर्ण का वैल्यू निकालें तो इधर रूट चढ़ जाएगा और हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सब जान गए हैं तो थोड़ा सा त्रिभुज के प्रकार के बारे में आप जानेंगे, जैसे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, नियम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आदि को। तो देखिए समबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं, अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में, तीनों उसका साइड अगर बराबर हो, त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा अलग हो, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि अगर हम समबाहु त्रिभुज का बात करें तो समबाहु त्रिभुज का डायग्राम इस तरह बना सकते हैं कि इसका साइड इस साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हम कहेंगे जिसमें दो भुजा बराबर होगा, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, एक भुजा क्या अलग होगा, तो सर क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलर ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं ये सेट ट्रायंगल, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, इसका मान अलग है, तो तीनों साइड अलग है। न्यून कोण, यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, अगर 90 डिग्री से त्रिभुज लेंगे और अगर उसका हर एक एंगल 90 से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अगर कोई त्रिभुज है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कह देंगे, 90 डिग्री हो तो उसे क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका जो कोण का मान होगा वो 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ तक जब समझ में आ जाएगा आपका, तो आगे फॉर्मूला विचार करेंगे। जैसे कि इस त्रिभुज से रिलेटेड आ सकता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि साइड को हम लोग क्या मान लिए? ए मान लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो बोलेंगे a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। अगर हम विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो, तो तीनों साइड अलग अलग हो, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां हम लोग करते हैं हीरोन का सूत्र का। किसका? हीरोन का सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट s into s minus a s minus b s minus d। यह जहां पर s का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, उसका फॉर्मूला था a plus b plus c/2। ये आपको जानना, थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। देखिए आगे जब पढ़ेंगे तब हम लोग आ जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। निर्देशांक ज्यामिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए आगे बताने से पहले आपको हम दो चार बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कि ये है एक्स अक्ष, इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। अब एक्स अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी लाइन को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो दो चीज तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष को, और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं? तो वाई अक्ष को। ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं? वाई अक्ष। यानी क्षैतिज रेखा कहेंगे एक्स अक्ष को, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे वाई अक्ष को। दो चीज क्लियर हो गई। अब जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष को एक दूसरे पर जहां पर काटता है, जहां पर क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसे ये है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ लिखे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो क्या होगा? 0,0। आपको याद होगी। उसके बाद किसी बिंदु के निर्देशांक के दो मान होते हैं, या तो x होगा या तो y होगा, x होगा या y होगा। और x अक्ष को क्या बोला जाएगा? क्षैतिज रेखा। x अक्ष को क्या बोलते हैं? तो भुज। x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? तो हम कहेंगे x, 0। आपको याद रखना है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर जो होगा बिंदु का निर्देशांक वो 0,y होगा। ये आपको जानना जरूरी है। और क्या क्या आपको इसमें जानना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? तो द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा सा मान लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में। अगर हम इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे +1 +2 +3। ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3। इधर आएंगे तो -1 -2 -3। इस तरह करके बढ़ते जाना है, हमने अभी समझाने के लिए इतना नहीं है। -1 -2 -3। तो अब हम देखेंगे क्या कि जैसे हम प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष को देखेंगे तो x अक्ष आ रहा है क्या? प्लस, और y अक्ष का भी वैल्यू क्या है? प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश जब आएंगे तो x अक्ष में देखेंगे माइनस है और y अक्ष में क्या है? प्लस है। यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? तो माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में जब आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ये x अक्ष माइनस है, y अक्ष भी माइनस, यानी माइनस माइनस। और चतुर्थ में क्या होगा? तो x अक्ष प्लस में और y अक्ष माइनस, यानी प्लस माइनस। आपको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। तृतीय में होता है माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो आपने जानते हैं फॉर्मूला। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आप जानते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो कुछ नहीं, रूट अंडर, तो हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे x और y, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, तो हम कहेंगे इसका दो वैल्यू होगा x1 प्लस x2/2 एक बार ले लेंगे और फिर क्या करेंगे y1 प्लस y2/2 ले लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो कि आपको जानना है। और विभाजन सूत्र आप लोग जानते हैं, दो वैल्यू इसका निकलेगा, एक वैल्यू होगा m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, एक बार ले लेना वैल्यू। और एक वैल्यू आपको निकालना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, एक बार x को लिखे जहां जहां वहां पे y लगा देंगे, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, ये होता है आपका विभाजन सूत्र। आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, समय बहुत कम है, आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए एक बात बीच बीच में बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कॉपी जरूर लेके बैठिए और कलम, क्योंकि आप जैसे जैसे नोट्स बनाइएगा अपना फॉर्मूला हाथ से लिख के बनाइएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग छोटे भाई बहन हैं, इसलिए आपको सलाह देते हैं कि आप लोग जरूर लिखिए, कॉपी में जरूर से जरूर लिखिए। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए कहां, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसमें फॉर्मूला को करेंगे, इसमें फॉर्मूला करने से पहले आप देखिए, पहले समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में एक बार पीछे ही बताया, समकोण त्रिभुज से हम लोग कहेंगे जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, और इसको हम लोग क्या करते हैं तो कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं लंब कहते हैं, और इसको क्या करते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं आधार। अब देखिए कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या आधार को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हम लोग ने पढ़ा कि कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर से। यहाँ से अगर हम h का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का वैल्यू ये निकलेगा। अब देखिए अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमको तो p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा b का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं कर्ण का, लंब का, आधार का। तो उसी प्रकार जब हम लोग कैटेगरी 1 तीन भागों में इसको बांट दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को डिनोट करने के लिए, यहाँ से आपको 6 वैल्यू निकालना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ से बोलिएगा साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का आप जानते हैं क्या होगा, तो साइन थीटा को हम लोग बोलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब को किससे डिनोट किया है तो p से और कर्ण को s से, यानी साइन थीटा का क्या होगा p/h। उसी तरह cos थीटा का हो जाएगा आपका v/h, यानी आधार बटे कर्ण। cos थीटा का क्या आ जाएगा tan थीटा क्या आ जाएगा p/b। उसी तरह sin थीटा का sin का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका। अगर हम इसका वैल्यू को एक जगह लिखना चाहें तो आप एक जगह भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने कर दिया, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा क्या हो जाएगा p/h है ना, तो ये हो जाएगा h बटे p। cos का उल्टा होता है sec थीटा क्या हो जाएगा h बटे b हो जाएगा। उसका tan का उल्टा होता है cot थीटा क्या हो जाएगा तो b बटे p हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कैटेगरी 2 में क्या करेंगे, तो हम लोगों ने अभी सीखा कि sin थीटा को जब हम cosec थीटा से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 1 आएगा। यहाँ से आप एक वैल्यू सीख सकते हैं कि sin थीटा का अगर आप वैल्यू निकालेंगे sin थीटा बराबर तो बोलेंगे 1 बटे cosec थीटा। उसका cosec थीटा का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बटे sin थीटा। उसी तरह आपको रिलेशन याद रखना है। तो अगर आप बोलिए कि देखिए हमको cos का किसके साथ रिलेशन होता है, जिस तरह sin का cosec के साथ संबंध है उसी तरह cos into sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा आराम से। cos थीटा का अगर आप वैल्यू निकालना चाहे तो 1 बटे हो जाएगा sec थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1 by cos थीटा। इस तरह करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप
और वैल्यू अच्छा से निकालना चाहें तो जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट लिख सकते हैं cos का sec के साथ उसी तरह tan का हो जाएगा tan थीटा का cot थीटा के साथ संबंध cot थीटा बराबर 1, यानी यहाँ से अगर आप tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है और cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। तो आपको हार्ड नहीं कर सोचना है, आप लोग सोचिए आपको एक बार हार्ड लग रहा होगा अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए आपको बहुत इजी लगेगा। अब हम लोग कैटेगरी 3 में जाते हैं तो कैटेगरी 3 में 3 संबंध बने। एक संबंध आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है पहला बात। और मैथ में तो एकदम बिल्कुल भी नहीं आपको हार्ड सोचना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 एक रिलेशन आपको याद रखना है। और एक क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर हम बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 संबंध आप याद रख सकते हैं और आपका एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। अगर आप यहाँ से एक चीज का वैल्यू निकाल, हमें एक चीज का वैल्यू निकालने सिखा रहे हैं, आप बोलिएगा हमको सिर्फ sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो बस उधर 1 है प्लस और 30 है तो उधर जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा आप आराम से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपको संबंध याद रखना है। क्या क्या संबंध हमने कहा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। इसके ये सब के अलावा आपको और एक दो फार्मूला आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा। ये वाला भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना। देखिए दोस्तों अभी हम फार्मूला सिर्फ पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी भी बता रहे हैं कि वीडियो ताकि लंबा ना हो, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, इसीलिए हम थोड़ा फार्मूला लिख के बता दिए। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और ये था sin cos sec tan सब का हमने बता दिया। अब थोड़ा देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है वैल्यू चार्ट। बहुत बच्चे को याद है, बहुत बच्चे को याद नहीं है। जिसका याद है वो बहुत अच्छे एक बार रिवीजन कीजिए, जिनका याद नहीं है वो इसको याद कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा, इसका हमको क्लास 10 के लिए लगभग 90 डिग्री तक याद रखना पड़ता है। इसमें से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको अभी साथ साथ याद करा देते, लेकिन आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार देखिए और एक बार कॉपी में जरूर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छा समझेगा। sin थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का होता है 0, 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। cos थीटा का क्या होगा 0 डिग्री 1, 30 डिग्री होगा आपका √3/2, 45 का 1/√2 और 60 का 1/2 और 0 होता है 90 डिग्री। जैसे जैसे हम लोगों ने लेफ्ट से राइट किया sin थीटा का मान बढ़ता गया, cos थीटा में जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की हो गए cos थीटा का मान क्या हो गया घटता गया। उसी तरह tan थीटा tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। अब आप याद रख सकते cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। और क्यों हुआ नॉट डिफाइंड क्योंकि cosec थीटा जो होता है sin का जस्ट ऑपोजिट होता है और sin थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, ये 0/1। जैसे इसको पलटेंगे तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री देंगे sin थीटा जिससे पलट देना है, cosec थीटा का 1 sin थीटा 1/2 था, जब cosec थीटा में गए तो क्या हो गया 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 मतलब पलट देना है। sec थीटा 0 का वैल्यू 1, 30 डिग्री का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 और नॉट डिफाइन होता है आपका 90 का। और cot थीटा नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री √3 और 45 जो 1 और 60 डिग्री का 1/√3 और 90 डिग्री का 0 होता है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सुनना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक बार बैठे से ही आपको समझ में सब आ जाएगा। और देखिए अब यहाँ से ध्यान देना, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं और अवनमन किसको बोलते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जब क्षैतिज स्तर से ऊपर हो,
जैसे मान लीजिए हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज हम लोगों ने देख रहे हैं, जब हम कोई चीज को देख रहे हैं और हमें इस तरह करके देखना पड़े, यानी ऊपर की ओर देखना पड़े, तो हम कहेंगे क्या है, वो इंडियन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब कोई चीज हम अपने आंखों से देखते हैं और आंखों से देखने के दौरान जब हम इस तरह देखते हैं, झुक के देखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जब क्षैतिज स्तर से क्या हो, नीचे की ओर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। आगे देखिए, अब हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे, जो कि आपको अच्छा से पढ़ना है। वृत्त का त्रिज्या, जैसे सबसे पहले समझिए वृत्त किसे कहते हैं। तो ये होता है वृत्त, ये क्या है, वृत्त, एक वृत्त होता है, और इसे हम लोग कहते हैं, पूरा ले लेंगे तो व्यास कहलाएगा, यानी डायमीटर, और यहाँ से अगर सेंटर से आधा लेंगे तो त्रिज्या कहलाएगा। अब हमको पूछा गया वृत्त का त्रिज्या क्या, r बराबर होगा, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, हम लोगों देखेंगे कि व्यास का आधा होता है, यानी d/2, यानी इसे हम कहेंगे कि व्यास बटे 2। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 या d/2 होता है। वृत्त का परिधि, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस इस पूरा का, इसे हम लोग कहेंगे वृत्त का परिधि होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब इसका आधा लेना है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका, एक तो आधा लेंगे, पूरा होता है 2π, आधा होगा क्या, पाई, लेकिन आधा के साथ ही इसको भी लेना है तो 2r हो जाएगा। जैसे कि समझिए इसको, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2r, और यहाँ से ये आ गया 2r, तो ये ये वाला हो गया आपका πr, ये 2r हो गया। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। और वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कि इसका टुकड़ा जैसे जब काट देते हैं तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो θ/360 πr²। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब जब हम लोग वृत्त का 4 भाग कर देते हैं, जैसे ये वृत्त है मान लीजिए, और वृत्त को जब हम लोग 4 टुकड़ा में बांट देते हैं, तो इसका जो एक टुकड़ा होगा ये क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 πr², 1/4 πr²। थीटा कोण वाले संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे θ/360 2πr, θ/360 2πr, इसका संगत चाप की लंबाई। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आप अच्छे से समझिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, यानी θ/360 πr² में से जब हम 1/2 r² sin थीटा को जब हम वैल्यू को घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम r² को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा मेरा θ/360, और यहाँ पाई को हम यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, पाई θ/360 माइनस r² अगर बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1/2 sin थीटा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि r² पाई θ/360 माइनस 1/2 sin थीटा। आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग क्षेत्रफल और आयतन मीन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब देखिए वर्ग है, वर्ग आप जानते हैं वर्ग का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। और वर्ग में क्या क्या रखना पड़ेगा आपको, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी साइड इनटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इनटू साइड। वर्ग का परिमाप पूरे को लिख देते हैं यहाँ 4 इनटू साइड, और ये हो जाएगा आपका साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड होता है आपका। अगर ये मान लेंगे तो 4 है, और ये हो जाएगा इसका वर्ग का विकर्ण। अगर हम विकर्ण का बात कर रहे थे ये हो जाएगा √2a। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर हम आयत का देखेंगे तो आयत में भी उसी तरह आयत का डायग्राम ऐसे बनेगा, आयत का डायग्राम ऐसे बनेगा। आयत कैसे बनेगा, आयत जो है इस तरह बनेगा, बनेगा ना दोस्त, आयत ऐसे नहीं बनेगा,
तो आयत का क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई। क्यों, क्योंकि इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। अगर हम आयत का परिमाप का बात करें, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। और आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण हो जाएगा आपका, जैसे देखिए इसको बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, वर्ग में इसको विकर्ण बोलते हैं, इसका फॉर्मूला था √2, आयत में इसको विकर्ण बोलते हैं। तो ये क्या होगा, √L² प्लस D² हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार क्या क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। अब है घन और घनाभ। घन का डायग्राम इस तरह बनता है, ये मान लीजिए क्या है, घन, ये क्या है, घन। घन में भी सभी भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। तो घन में क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, तो देखिए घन का आपको याद रखना पड़ेगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस, सॉरी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4a²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a²। और घन का होता है आयतन, घन का आयतन याद रखना पड़ेगा आपको, यानी इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका a³, यानी घन का आयतन क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और अगर हम बात करें घन का विकर्ण का, घन का विकर्ण हो जाएगा आपका √3a। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, घन का विकर्ण ये सब फॉर्मूला घन से संबंधित था। उसी तरह आपको याद रखना किसका, घनाभ का। तो घनाभ का डायग्राम कैसे बनेगा, तो इस तरह का घनाभ का आपको क्या बनना होगा, डायग्राम बनाना होगा। और घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, तो बोलेंगे लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। और उसी तरह जिस तरह आपको घन का याद है, इस तरह घनाभ का, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने h, 2 × L प्लस b × h होता है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद अगर हम बात करें घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL होता है। उसी तरह घनाभ का भी आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है आपका क्या होता है, घनाभ का आयतन, तो कहेंगे L × B × H होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है आपका √L² प्लस B² प्लस H²। तो आप लोगों ने देखा घनाभ का भी हम लोगों ने सीख लिया, घन का भी सीख लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा बेलन। तो बेलन का डायग्राम इस तरह बनेगा। बेलन आप लोग देखते हैं रोलर बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलता है हाइट। और बेलन में क्या क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे कि देखिए बेलन का आपको याद रखना पड़ेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं 2πRh बेलन का। उसके बाद बेलन का जब हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो बोलेंगे 2πr ब्रैकेट r प्लस s। और जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का क्या निकालेंगे दोस्त, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है आपका, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये सब आपको बेलन से संबंधित याद रखना पड़ेगा। बेलन के बाद आएगा, देखिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं क्या क्या लिखे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस s, और बेलन का आयतन πr²। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा शंकु। शंकु से समझने से पहले आपको शंकु का क्या सीखना पड़ेगा, डायग्राम। तो शंकु में इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे इसको। और इसको बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे, और इसको जो बोलेंगे तिर्य्या बोलेंगे।
अब ध्यान दीजिए, शंकु में भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, क्या होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलेंगे पाई आर होता है ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा आपका, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये सब याद रखना। अगर आपका एल दिया ना रहे तो एल का यानी त्रिज्या ऊंचाई का भी फॉर्मूला आपको लगाना है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो एल निकल जाएगा। तो शंकु से समझे तो ये सारे फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आपका आ गया गोला। गोला का देखिए गोला कैसे बनेगा, ये तो चलिए इसका डायग्राम था। ये है आपका गोला है, ये क्या है गोला, जो फुटबॉल तरह होता है दिखने में। तो गोला, तो गोले का अगर हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन हो जाएगा आपका, गोले का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा गोले का आयतन, जिसमें से आर क्या है, तो आर इसका त्रिज्या है। अब ये गोला हम लोगों ने सीख लिया, गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा अर्ध गोला यानी आधा, अर्ध गोला यानी आधा गोला मिलेगा, अर्ध गोला यानी आधा। तो अब गोले अर्धगोला पढ़ लिए हेमिस्फीयर। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का दो एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम अर्धगोले का आयतन की बात करें, अर्धगोले का क्या बात करें, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये अगर स्पीड में लिखने के दौरान कुछ कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कोई उसको माइंड मत कीजिएगा, आगे बढ़िए। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको आधा लेंगे तो त्रिज्या कहलाएगा, पूरा ले लेंगे तो व्यास कहलाएगा। इसको डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए सांख्यिकी हम लोग यूज करते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या है, जितना आपका संख्या रहेगा उसको आप जितना संख्या रहेगा मान लीजिए 10 20 30 40, आपको दोनों सबको जोड़ना है और जितना संख्या उसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, माध्य। तो माध्य को हम लोगों ने सोच लिया। और प्रथम एंड प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होता है, n+1/2। प्रथम एंड सम संख्या जो 2 से कटता है उसका माध्य निकालेंगे तो n+1। एंड विषम संख्या का माध्य क्या होगा n। देखिए हम जब चैप्टर इसका पढ़ा देंगे ना तो आपको इस फार्मूला को अच्छा से उस टाइम यूज करके एग्जांपल लेके समझा देंगे। आप ये अभी तो फार्मूला टॉपिक है इसलिए फार्मूला कर रहे हैं। परिसर का फार्मूला क्या होगा, तो उच्च मान माइनस निम्न मान, परिसर निकल जाएगा वर्ग जी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2। आगे बढ़ेंगे तो माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सिग्मा fx बाय सिग्मा n। ये आपका माध्य है। माध्यक का फार्मूला क्या होगा, तो L1 प्लस इसको हम लोग बोलते हैं n/2 माइनस cf बटे f इंटू h करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका माध्यक। बहुलक किसको बोलते हैं, तो L1 प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये है आपका बहुलक का फॉर्मूला। माध्य माध्यक बहुलक में समझिए आपका बहुत जरूरी है, जीबी आई है आपके लिए। तो हम बोलेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। तो आप याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये माध्य माध्यक बहुलक में संबंध है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और P प्लस P मतलब प्रायिकता का मान और प्रायिकता नहीं का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। उसका प्रायिकता का अधिकतम मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। अब देखिए किसी संभव घटना का मान क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 1 तक हो सकता है।
हमने अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया दोस्त। और अगर आपको अच्छा से समझ आया तो आप दबा के इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत मेहनत लगा दोस्तों वीडियो बनाने में, इस मेहनत कुछ नहीं है, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। क्लास 10 के पर्पस के लिए बनाएंगे क्योंकि उसका एग्जाम बहुत नजदीक है। आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और एकदम आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।